मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में फिजिक्स के जो भी आपका जो सिलेबस है उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि जो आपका 5 चैप्टर है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसकी संख्या लगभग आपका जो है यहाँ पे 150 होगी। कितनी होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिजिक्स के VVI 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे, पूरा क्लास करके ही जाएंगे। इस क्लास के बाद फिजिक्स का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन जल्दी से आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आज के क्लास में खास तौर से आपके दोस्त होंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आंसर देने में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी अधिक होगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, अब बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर भी आ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी गमन करती है, कैसी रेखा में, ये पूछी गई है। पहला ऑप्शन आपका सीधी रेखा में, दूसरा आपका टेढ़ी रेखा में, तीसरा आपका किसी भी दिशा में, चौथा आपका कोई नहीं। आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। तो फटाफट सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे, जिससे यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो देख सकेंगे इस क्लास में। चलिए कम समय में, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। कहा गया प्रकाश का वेग न्यूनतम है। यहाँ पे सबसे कम स्पीड बता देनी है, किसमें होती है। पहला आपका निर्वात, दूसरा आपका है जल, तीसरा आपका है वायु, चौथा आपका कांच। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कांच। कितना होता है, तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है कांच में, ठीक है। और निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, और जल यानी कि पानी में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, यानी कि मोटरसाइकिल जो होती है उस के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है या लेंस लगा होता है, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन में आपका समतल दर्पण है, दूसरा ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण है, तीसरा आपका अवतल दर्पण है, और चौथा आपका उत्तल लेंस है। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी का पता लगाने में किया जाता है। उत्तल दर्पण लगा होता है गाड़ी के साइड मिरर में। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा आपका प्रश्न नंबर 4, वो भी आ गया आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया आपका मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। हेडलाइट यानी कि सामने वाले शीशे में किसका उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला आपका है समतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण, तीसरा आपका अवतल दर्पण, और चौथा आपका उत्तल लेंस। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के अग्र लाइट यानी कि हेड लाइट में उपयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने। 5वां नंबर प्रश्न जो है वो आपका कहा गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। इसका विकल्प में है पहला आपका वास्तविक, दूसरा आपका है काल्पनिक, तीसरा आपका दोनों, और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका काल्पनिक। समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो आपका चैप्टर वाइज हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले हम लोग प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अगले दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा, फिर अंतिम में आएगा आपका 5वां चैप्टर का क्वेश्चन। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। यहाँ से अगर आपका अधिक से अधिक आंसर सही कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, खासतौर से फिजिक्स आपका अच्छा चल रहा है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है डायोप्टर, दूसरा आपका ल्यूमेन, तीसरा आपका लवक्स, तीसरा आपका एंडस्ट्रम। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो होता है आपका डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 7 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिएगा ये भी सामने आपके सामने होगा क्लियर। 7वां नंबर प्रश्न में है
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला आपका है किरण आलेख, दूसरा आपका है फोकस, तीसरा आपका किरण पुंज, चौथा बोला गया इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ, पथ में होता है रास्ता, दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका किरण आलेख। क्या होगा आपका? किरण आलेख, यानी कि आपका आलेख किसका? किरण का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है वो आपका 8वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है आपका 2D मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, यानी कि फोकस दूरी क्या होगा? निकाल लीजिए फोकस दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं एफ, स्मॉल एफ बराबर क्या होता है आपका 1/p होता है। आप निकालिएगा यहाँ से तो 1/2 कीजिएगा, तो 1/2 जैसे ही कीजिएगा तो निकालेगा ये तो 0.5 निकल जाएगा। कितना आपका? 0.5, लेकिन ये निकल जाएगा आपका मीटर में। किसमें? मीटर में। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग डायोप्टर में चेंज करेंगे यानी कि क्षमता निकालेंगे तो मीटर में दूरी होना चाहिए, और जब क्षमता से आप दूरी निकालेगा तो वो मीटर में निकल जाएगा, यानी कि ये कहलाएगा आपका आधा मीटर यानी कि आपका क्या होगा? आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, यानी कि इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 9। 9वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका किसी उत्तल लेंस, कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। समझ लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि क्षमता पूछा गया और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। तो बी और सी आंसर नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या तो होगा बी। चलिए फोकसांतर आपका 50 सेंटीमीटर, देखिएगा 50 सेंटीमीटर है, तो हमसे क्षमता पूछा गया। ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि एफ का वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? तो आधा मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। कितना मीटर? 0.5 मीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ का? तो होता है 1/p, यानी कि 1/0.5। कितना? 0.5। दशमलव देके यहाँ 0 दीजिए तो हो जाएगा दशमलव कैंसिल, 5 दूना 10, 2। आंसर क्या होगा आपका? प्लस में 2 डायोप्टर। कितना होगा? प्लस में 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस वाला, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 10। 10वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यह पूछा गया। पहला विकल्प देखिएगा तो पहला विकल्प में है प्रकाश स्रोत, दूसरा आपका है किरण पुंज, तीसरा बोला गया आपका प्रदीप, और चौथा बोला गया आपका परिकिरणम। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कही जाती है, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी। चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 11वां नंबर प्रश्न में कहा गया उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बस जस्ट अभी हम आपको बता के आ रहे हैं यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ भी देखिएगा विकल्प, तो यहाँ होगा आपका धनात्मक। केवल और केवल धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो वो होती है आपकी ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पूरा फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बस सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे। इस क्लास के बाद आपको फिजिक्स जो है अगर इतना ऑब्जेक्टिव अगर याद है तो फिजिक्स का और ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है, इतना कम से कम आपको पूरा कर लेना है इस क्लास में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया अवतल लेंस की क्षमता होती है, जस्ट अभी बता चुके हैं हम अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो वो होती है आपकी ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न भी आ गया अब आपके सामने। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं ये पूछा गया। दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया इसका, अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कही जाती है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 14। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, चलिए ये भी क्लियर, कहा गया अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को और कौन से नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि अवतल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाएगा, ये हमसे पूछा गया।
पहला ऑप्शन में आपका अभिसारी लेंस है, दूसरा आपका द्वि अवतल लेंस है, तीसरा विकल्प में अपसारी लेंस है और चौथा विकल्प में कहा गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका अपसारी लेंस। क्या होगा आपका? अपसारी लेंस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, अवतल लेंस रहे अपसारी लेंस होगा, उत्तल लेंस रहे अभिसारी लेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? किस पदार्थ का लेंस बनाने के लिए हम लोग उपयोग नहीं करते हैं? चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन में आपका है जल, दूसरा आपका कांच, तीसरा आपका है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन यानी कि डी में है मिट्टी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका बना है पूरा क्वेश्चन हमने बनाया है, या इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इस क्लास को आप पूरा कर लीजिए, आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह से हम अलग अलग जो भी आपका है केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका अलग अलग पूरा निचोड़ बना देंगे यहाँ पे, अब पूरा आपको तैयार करा देंगे। चलिए यहाँ पे 16 नंबर कहा गया किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, देखिए किस हमेशा बात हो रही है हमेशा की, तो प्रतिबिंब बनता है छोटा प्रतिबिंब। पहला ऑप्शन आपका है समतल, दूसरा आपका है उत्तल, तीसरा आपका अवतल और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। और दर्पण की भी बात हो रही है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण की अगर बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण में बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया हमेशा हमेशा, है ना, यानी ऐसा नहीं कि कभी बड़ा कभी छोटा। आंसर कौन होगा? उत्तल लेंस, विकल्प नंबर आपका बी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 17। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आपका आंसर आए मेरे सामने, और वो भी आपका सही आए, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो पहला विकल्प में आपका समतल है, दूसरा आपका अवतल, तीसरा विकल्प में आपका उत्तल और चौथा बोला गया कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर बी अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा अभी जस्ट हमने बताया है अवतल दर्पण से बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है, ठीक है। लेकिन समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न भी आपके सामने कहा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। ए में है आपका 1, बी में आपका 2, सी में आपका 3 और डी में आपका 4। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो होते हैं आपके 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड बी में है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका देखिएगा यहाँ पे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते, कब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो किस ओर मुरझाती है ये हमें बतानी है। पहला आपका अभिलंब से दूर, दूसरा विकल्प में अभिलंब से निकट, तीसरा आपका अभिलंब के समांतर रह जाती है, या डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिलंब के निकट, यानी कि अभिलंब की ओर। विकल्प नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, जहां लिखा हुआ है अभिलंब के निकट यानी कि अभिलंब की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ से देखिएगा प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता, अभिदृश्य यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस या दर्पण लगा होता है यह हमसे पूछा गया। पहला विकल्प में आपका है उत्तल लेंस, दूसरा आपका है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प में आपका उत्तल दर्पण और चौथा विकल्प में आपका अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आपका उत्तल लेंस, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट, कैमरा में उत्तल लेंस लगा होता है। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। अगर ये सेट उपलब्ध अगर ये सेट आपको लेना हो, पूरा फिजिक्स का आपका निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेना हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, यहाँ से आपको ये सेट जो है आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे आप आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा।
21वां नंबर प्रश्न में कहा गया साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए साइड मिरर वही चीज हुआ, गाड़ी के किनारे वाले शीशे की बात हो रही है। पहला विकल्प में आपका है अवतल दर्पण, दूसरा विकल्प में आपका उत्तल दर्पण, तीसरा विकल्प है आपका उत्तल लेंस और चौथा विकल्प यानी कि डी में आपका प्रिज्म। तो सही उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 22, ये भी आ गया आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 में जो कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपका 22 नंबर, बोला गया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी 10 है, त्रिज्या पूछी गई, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर R/2। क्या होता है आपका F बराबर R/2, या इस फॉर्मूला को हम R बराबर 2F भी कह सकते हैं। चलिए फोकस दूरी कितनी है, 10 है, 10 लिख लीजिए। R का वैल्यू निकालनी है, वक्रता त्रिज्या R इक्वल बट्टा में कितना 2, इसके बट्टा कुछ है तो 1, कोना कहीं जैसे गुना कीजिएगा, कैंचिया गुना 10 गुना 20, और सेंटीमीटर में है तो होगा आपका सेंटीमीटर। और आपको विकल्प नंबर बी में दिख रहा है, वो आपका इंतजार में है कि आप उसे सही करेंगे। बिल्कुल हम इसी को सही करेंगे, किसको, ऑप्शन नंबर बी को, जो कि आपका 20 है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 23 नंबर प्रश्न में कहा गया निर्गत किरण और एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखिए निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण और यानी कि हम लोग पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन, ऐसे पढ़े थे हम लोग। देखिए ये आपका ये वाला किरण आपका निर्गत किरण कहलाएगा, या आपका परावर्तन किरण, परावर्तित किरण कहलाएगा, या आपका अभिलंब होता है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच यानी कि ये वाला कोण जो है वो आपका क्या कहलाएगा। पहला आपका आपतन कोण, दूसरा आपका है परावर्तन कोण, तीसरा आपका है निर्गत कोण और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पढ़े होंगे हम लोग। तो निर्गत, यहाँ पे निर्गत डाल दिया, यहाँ पे तो हम लोग कहेंगे निर्गत कोण। क्या बोलेगा, निर्गत कोण। अगर यहाँ पे कहता परावर्तित किरण, क्या कहा था यहाँ पे, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ पे निर्गत है इसलिए हम लोग कर देंगे निर्गत किरण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 24 नंबर में कहा गया सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला विकल्प में आपका है अवतल दर्पण, दूसरा आपका है उत्तल दर्पण, तीसरा विकल्प में आपका अवतल लेंस और चौथा विकल्प है आपका उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वो होगा आपका उत्तल लेंस, विकल्प नंबर डी। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि जिसका उपयोग हम लोग बहुत छोटी वस्तु को देखने में करते हैं, वो आपका होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, उसमें जो लगा होता है वहां पे दर्पण नहीं बल्कि लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है आपका, वो था आपका उत्तल लेंस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। कहा गया किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प दिए गए और लेंस है, दर्पण और लेंस दोनों में फर्क समझिएगा। यहाँ पे पहला आपका है उत्तल, दूसरा आपका है अवतल, तीसरा आपका है बाइफोकल और चौथा यानी कि डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण की बात कीजिएगा तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। 26 में है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता। परावर्तन हम लोग पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके 2 नियम होते हैं। तो उसका दूसरा नियम क्या कहता है, तो कहता है आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका कहाँ पे दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा विकल्प देखिएगा तो बोला गया परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन और आपतन दोनों में फर्क होता है। तीसरा आपका आपतन कोण बराबर विचलन कोण है। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है इतना। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है ये बतानी हमें। पहला बोला गया आपका सीधा, दूसरा बोला गया उल्टा, तीसरा बोला गया आपका दोनों, चौथा कहा गया कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है,
जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। हम लोग दर्पण पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं ना हम लोग, दर्पण है ना। अब देखिएगा यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बना था, अब तो दर्पण में यहाँ बन रहा था, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब इधर ही कट जा रहा था। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। तो ये प्रतिबिंब का प्रकार है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें अंतर भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं ये हमें बतानी है। पहला विकल्प में 2 है, दूसरा विकल्प 1 है, तीसरा विकल्प 3 है और चौथा विकल्प में कहा गया इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 2। लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2। देखिए ये आपका लेंस है, यहाँ भी मुख्य फोकस होगा इसका और मुख्य फोकस यहाँ भी होगा, ठीक है। चूंकि ये भी ऐसा गोल घुमा, ये भी आपका गोल घुमा है, ठीक है। तो याद रखिएगा लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 29 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट में क्या होता है ये हमें बतानी है, कौन सा लेंस कौन होता है, ठीक है, कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल। सर्च लाइट में क्या होता है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग सर्च लाइट में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 30वां नंबर प्रश्न में कहा गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि सैलून में कौन सा दर्पण लगा होता है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका समतल, दूसरा आपका है उत्तल, तीसरा विकल्प में आपका अवतल और चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पे हम चुने हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पूरा बुक का निचोड़ देखने वाले हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित। यहीं से आपका आपके क्वेश्चन में फिजिक्स का क्वेश्चन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा बस यहीं से पूछेगा, तो पूरा कर लीजिएगा, आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ पे हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। कहा गया यहाँ पे मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये हमें बतानी है। पहला विकल्प आपका कॉर्निया है, दूसरा विकल्प आपका परितारिका है, तीसरा विकल्प में आपका पुतली है और चौथा विकल्प में कहा गया रेटिना या दृष्टपटल। इसका आंसर क्या होगा आपका रेटिना या दृष्टपटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर बताइएगा तो और फास्ट में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन को देखने हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न में कहा गया उसको देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न में है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे जो है हमें रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला बोला गया अपवर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा आपका परिकिरणन के सिद्धांत पर, तीसरा आपका वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर और चौथा कहा गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका अपवर्तन के सिद्धांत पे। देखिए तारे का टिमटिमाना हम लोग कहते हैं किसके कारण होता है, तो हम इसको शॉर्ट में कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लॉन्ग वाला इसका आंसर पूरा रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 33 यानी कि 33 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। 33 में कहा गया नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यानी कि जब ये आपका नेत्र मान लेते हैं, ये आपका नेत्र है, यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे आपका तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि जब आगे आपका बन जाएगा फोकसांतर है ना, लंबा हो जाएगा बढ़ जाएगा तो आगे बन जाएगा, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन में आपका दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में आपका जरा दृष्टि दोष और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष करने का तात्पर्य निकट की दूर का दिखाई दे रहा, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 34 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 1 मिनट। चलिए 34 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है यह बतानी है।
पहला विकल्प में आपका है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा विकल्प में है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो जल्दी से सब स्टूडेंट सोच समझकर आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। इसका सही उत्तर जो होगा वो जाएगा आपका वास्तविक उल्टा तथा छोटा। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, जो कि बनता है आपका कहाँ, रेटिना पे बनता है इसका प्रतिबिंब। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, यहाँ पे देखिए 35 में, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, देखिए निकट की वस्तु को नहीं देख पाती है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो ना आपको पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा से उल्टा होता है इसका नाम। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाती है, कहाँ की वस्तु को, निकट की वस्तु को नहीं देख पाती है, उसे हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा आपका, दूरदृष्टि दोष। और जो नेत्र दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है उसे हो जाता है निकट दृष्टि दोष। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। दोनों का उपचार कौन कौन सा दर्पण लगता है ये सब भी आप याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने होगा 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न में बोला गया, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलन, एक बार देख लेते हैं पूरा, जो रंग सबसे अधिक देख लीजिएगा, अधिक पूछा गया, सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन सा। यानी कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन मतलब होता है फैलाव। तो सबसे अधिक किस रंग का फैलाव होता है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बैगनी का। किसका, बैगनी का। इसका ये राइट आंसर यानी कि सही आंसर होगा, वो होगा आपका, सॉरी 1 मिनट उल्टा लग गया, बैगनी, ऑप्शन नंबर सी का है ना। ऑप्शन नंबर सी बैगनी, सबसे अधिक फैलाव, सबसे कम फैलाव होता है वो लाल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, जब लेंस की फोकस दूरी को बदलने दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने में दोष हो जाता है, ठीक है, तो उस गुण को क्या कहते हैं। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। जब लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। यानी कि जब आंख जो है वो कभी नजदीक की वस्तु को देख लेता है तो कभी दूर की वस्तु को देख लेता है, तो आंख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम लोग समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता के कारण ही आंख दूर की वस्तु को तो कभी नजदीक की वस्तु को देख पाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, उसको देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। देखिए जरा दृष्टि दोष, न दूर दृष्टि दोष है न निकट दृष्टि दोष है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला बोला गया अवतल, दूसरा आपका बाइफोकल, तीसरा आपका अपसारी, चौथा आपका अभिसारी। इसका सही उत्तर क्या होगा, बाइफोकल लेंस से आपका जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 39 यानी कि 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। पहले निकट देखिएगा फिर दूर देखिएगा, वो क्रमशः क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका 0 एवं 25 मीटर, दूसरा आपका 0 एवं अनंत, तीसरा आपका 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प में 225 सेंटीमीटर एवं अनंत। सही उत्तर, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकट 25 सेंटीमीटर, दूर अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए कोई वस्तु नजदीक में, और अनंत यानी कि हम लोग अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख है ना, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। किसके द्वारा फोकस दूरी परावर्तित होती है यह बतानी, यानी कि वही अब अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। तो ये जो परावर्तित होती है वो होती है आपकी सिलियरी पेशियों द्वारा, जिसको हम लोग समंजन क्षमता है ना, सिलियरी मांसपेशियां जो होती है, सिलियरी मांसपेशियों के कारण ही लेंस की यानी कि मानव की आंख में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक जो है वो बदलती रहती है, और वो कभी दूर की वस्तु को तो कभी नजदीक की वस्तु को देख पाती है।
चलिए 40 नंबर प्रश्न में कहा गया, 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा 41 में, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है उस नेत्र में होता है, तो उसे होता है आपका निकट दृष्टि। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। यानी अगर पूछा जाए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जब आंख निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 42 नंबर, यानी कि 42 नंबर। और हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है आपका? वो है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पे जो भी आपका फिजिक्स में 5 चैप्टर है पूरा हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न में कहा गया, जिस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, कहाँ बन जाता है? अभी जस्ट आपको बता रहे थे, यहाँ प्रतिबिंब है आपका, यहाँ आगे बन जाएगा। तो ये कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, या दूर दृष्टि दोष होता है, या जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आगे बनेगा तो होगा आपका निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा आपका? निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिएगा हर एक क्वेश्चन का। जिनको याद नहीं हो घबराने की कोई बात नहीं है, हमसे आप पीडीएफ ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे, इतना कर लेंगे फिजिक्स का बेड़ा पार है ना। चलिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न में कहा गया, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष होगा, ये हमें बतानी है। पहला विकल्प आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा विकल्प आप देखिएगा तो दूसरे विकल्प में क्या कहा गया आपका? दूर दृष्टि दोष, सी में कहा गया आपका जरा दृष्टि दोष, और चौथा बोला गया आपका वर्धानता। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका जरा दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगी या घट जाएगी तब आंख में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा आपका 44 नंबर। चलिए 44 बहुत इजी है, बताइएगा सब इसका आंसर। बोला गया, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है किस रंग का? पहला आपका नीला, दूसरा आपका उजला, तीसरा आपका है लाल और चौथा आपका काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? तो वो दिखेगा आपका काला, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग हमेशा काला दिखता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, रंग बिरंगा संसार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? सबको पता, हर एक स्टूडेंट को पता जो क्लास 10 में पढ़ाई करते हो या उससे पहले क्लास 9 वाले होंगे उनको भी पढ़ना है। ठीक है, उनको भी पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका 7 रंग। श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहेगा 46 नंबर। 46 देखिए, बोला गया 46 में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए दृश्य प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो जिस रंग का फैलाव सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब आपको जिनको आंसर नहीं मालूम रहा होगा उनको मालूम चल गया होगा। आंसर कौन होगा? होगा आपका लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जिस कारण से इसका फैलाव सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न 47 में कहा गया आपका, देखिएगा यहाँ पे, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? आपको पता होनी चाहिए इंद्रधनुष जब भी बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। ठीक है, तो ये किस घटना पर आधारित होती है यह बतानी है। पहला आपका प्रकाश का परावर्तन, दूसरा आपका प्रकाश का वर्तन, तीसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है इंद्रधनुष का बनना। आप लोग देखे होंगे सतरंगी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में सतरंगी, आकाश में आपको दिखेगा इंद्रधनुष। चलिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न। 48 में कहा गया, प्रश्न नंबर 48 में, जब नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो नेत्र में होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है ना। जब नेत्र जो है निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, जब निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे आपको? सॉरी एक मिनट, ये क्या लगा आपका? दूर दृष्टि दोष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जब नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा आपका 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न में कहा गया, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह बतानी है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं।
पहला आपका वायुमंडलीय प्रभाव, दूसरा आपका किंडल प्रभाव, तीसरा आपका टिंडल प्रभाव, चौथा बोला गया आपका क्विंटल प्रभाव। इसका सही उत्तर होगा आपका टिंडल प्रभाव यानी कि विकल्प नंबर सी। तो यहाँ पे सब स्टूडेंट आंसर बताते चलिएगा लगातार, क्योंकि क्लास आपका थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्लास है आप सबके लिए। आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है आज का क्लास। पूरा फिजिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। आपका ये मैराथन क्लास चल रहा है, इसीलिए पूरा बने रहेंगे लगातार। और जो दोस्त अब तक नहीं पहुंचे होंगे क्लास में, सबको शेयर कर देंगे। और जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का क्लास यहाँ पे आपको हमेशा लगातार मिलती रहेगी और आप एग्जाम से पहले पहले अपनी तैयारी, जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगा और अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक जो अब तक नहीं किए होंगे आप लोग तो कर ही देते हैं। ठीक है, और जो नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, या जो देरी से आए होंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है सामान्य आंख नेत्र को दूर स्थित, यानी कि सामान्य आंख, देखिए सामान्य आंख नेत्र को दूर बिंदु। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए सामान्य आंख नेत्र को दूर बिंदु। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे हो जाएगा सामान्य आंख। ठीक है, सामान्य मानव में नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु सबको पता, अनंत पर। कहाँ होता है? अनंत पर। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर। कहाँ पे? निकट पूछता क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर पूछा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। कहा गया निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। आइए यहाँ पे उपचार हम लोग बात कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट का उसको दिखाई दे रहा और दूर नहीं दिख रहा। दूर नहीं दिख रहा, नहीं। ठीक है, दूर नहीं दिखता है किसको? निकट वाले को, बेचारे को। तो इसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा देंगे, ये हमसे पूछा गया। तो बिल्कुल हम इसका उपचार कर देंगे और लगा देंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा देंगे? अवतल लेंस लगा देंगे। अब इस बेचारे को दूर की वस्तु भी अब दिखाई देने लगेगी। क्लियर है इतना? निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब बच गया आपका दूर दृष्टि, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगा देंगे। एक होता है जरा दृष्टि, उसमें बेलनाकार लेंस लगा देंगे। हो गया आपका कंप्लीट दृष्टि दोष, है ना। चलिए कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका मानव, देखिए बहुत इजी है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव के आंख में कौन सा लेंस होता है ये बतानी है। आपको पता है ना सबको कि मानव के आंख में लेंस होता है, बिल्कुल सबको पता है, आंसर भी आ रहा है। चलिए तो बोला गया पहला ऑप्शन में उत्तल, दूसरा में बोला गया कोई लेंस नहीं होता, तीसरा बोला गया अवतल और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। लेंस तो होता है बाबू। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव का आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है क्योंकि मानव के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 53 नंबर प्रश्न में कहा गया किसी वस्तु निम्न में से किस दृष्टि दोष में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला या अपारदर्शी किसमें होता है ये हमको बतानी है। पहला आपका निकट दृष्टि, दूसरा आपका मोतियाबिंद, तीसरा आपका दीर्घ दृष्टि, चौथा में बोला गया आपका जरा दृष्टि। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा आपका? मोतियाबिंद। जिसको मोतियाबिंद हो जाए शाम से क्या होता है? उसको दिखाई ठीक से नहीं देता, और देता भी है दिखाई तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। फिर उपचार यानी कि शल्य चिकित्सा से इसका उपचार करते हैं हम लोग और ठीक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 54 नंबर यानी कि 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर में कहा गया आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि हम लोग वर्णपट क्या करते हैं? हम लोग वर्णपट, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी करते हैं, वर्णपट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? तो इससे पहले क्या लगाते हैं? तो हम समझ गए होंगे आप लोग, ये लगाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। क्लियर इतना? 54 भी। चलिए 55 में देखते हैं हम लोग। 55 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 55 में स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। जब स्पेक्ट्रम ये आपका पर्दा बनता है तो इस पर्दे में 7 रंग होते हैं, सबको पता। तो किस रंग का झुकाव यानी कि सबसे ऊपर वाला रंग कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका लाल। क्या होगा आपका आंसर में? लाल हो जाएगा। लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है, यानी कि उसका झुकाव भी सबसे कम, यानी कि सबसे ऊपर होता है लाल।
और सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, तो हो जाएगा आपका बैगनी का। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, बैजानी ह पीनाला। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपचार। देखिए अब आ गया आपका दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए, जस्ट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दूर दृष्टि में कौन सा लेंस, तो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि में अवतल लेंस। जस्ट अभी ऊपर में पढ़े हैं, वहां पे भी हम आपको बता दिए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 में कहा गया प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, तो कौन सी प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। परावर्तन होती है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल होता है, कौन होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि आपका प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। तो प्रिज्म की सहायता से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण को हम लोग समझाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, वर्ण विक्षेपण। चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, सब स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, चूंकि मजा आ रहा होगा आपको आंसर देने में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी है। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम किस रंग का होता है तरंग दैर्घ्य, वो था आपका बैगनी का। किसका, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिस कारण से इसका फैलाव सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, इसीलिए उसका फैलाव सबसे कम। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका फैलाव सबसे कम। और तरंग दैर्घ्य को हम लोग अंगस्ट्रम में मापते हैं, किसमें, अंगस्ट्रम में। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न में कहा गया प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण। प्रकाश का रंग कैसा, नीला प्रतीत होता है, किसके कारण। पहला ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के परिकिरणन के कारण, तीसरा विकल्प प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल तो है इनमें से, ए बी सी में से कोई आंसर होगा, तो वो होगा आपका प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए 60वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 60वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 60वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। 60वां नंबर में बोला गया आंख व्यवहार करता। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए हैं। बोला गया आंख व्यवहार करता किसकी तरह, बताइए जल्दी से। आंख व्यवहार किसकी तरह करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अभी हम बताए भी हैं, ठीक है, बोल के भी बताए हैं, वहां भी क्वेश्चन था। तो आंख आपका व्यवहार या हमारा आंख जो व्यवहार करता है वो उत्तल लेंस की तरह करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 61 नंबर। 61 नंबर में वो कहा गया एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, बता देनी है इसका आंसर। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन आपका 5 है, और चौथा ऑप्शन में आपका 3 है। तो सही आंसर क्या होगा आपका 5 सतह। एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है आपके सेट में। आपका साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। इसमें कुछ आपका आयताकार होता है, कुछ आपका त्रिभुजाकार होता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपका तीसरा चैप्टर जो आपका विद्युत है उसको, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर इस सेट का 62 नंबर। कहा गया निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। देखिएगा अर्धचालक नहीं है, आपका सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम वो भी अर्धचालक है, आपका पारा जो है वो आपका अर्धचालक नहीं है, यानी कि सेमी कंडक्टर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि आपका रहेगा 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है ये हमें बतानी है। क्या, वोल्ट प्रति एम्पियर। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला आपका एम्पियर, दूसरा आपका वोल्ट, तीसरा आपका ओम, चौथा आपका वाट। इसका सही उत्तर ओम को। किसको, ओम, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 64 नंबर। चलिए ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न, और जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। 64 का कहा गया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। पहला बोला गया आपका एम्पियर, दूसरा विकल्प में आपका है वोल्ट, तीसरा विकल्प है आपका ओम, चौथा विकल्प है आपका वाट। आंसर क्या होगा, सबको पता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम, जिसको हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं, जो कि आपको ओम दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 65 नंबर, यानी कि 65 नंबर प्रश्न। कहा गया
विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये बतानी है। सब स्टूडेंट बताएंगे जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, गप सप में नहीं रहेंगे और आंसर लगातार हमारे साथ बताते चलेंगे, ठीक है। चूंकि आज का क्लास काफ़ी बहुमूल्य क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, पूरा क्लास को देखिएगा पूरा, है ना। जहाँ तक क्वेश्चन बताएंगे हम पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। फिर आपको जिनके पास, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर है, सबको हमें यहाँ से भेज देंगे पीडीएफ। जिनको मेरा नंबर नहीं हो वो भेज दीजिएगा, उनको भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है वाट, दूसरा आपका है वोल्ट, तीसरा आपका ओम, चौथा आपका एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। क्या होता है आपका एसआई मात्रक या मात्रक, क्या होता है आपका एम्पियर, यानी कि 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे अब यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न देखिए, तो 66 नंबर में कहा गया 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, क्रम को याद रखिएगा, कौन सा क्रम, तो श्रेणी क्रम। बहुत इजी हो गया, श्रेणी क्रम कहा तो जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध बतानी है। इसका समतुल्य प्रतिरोध यानी कि पूरा को जब एक साथ जोड़ देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आप सबको जोड़ दीजिए, यानी कि R1 प्लस में R2 प्लस में आपका हो जाएगा R3, और R1 कितना 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल में कितना आपका होगा 6, कितना हो जाएगा इक्वल, यानी कि बट्टा मत समझ लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 6। अगर आपका समांतर क्रम होता, अगर समांतर क्रम होता तो वहां आंसर क्या होता आपका 1/R1 होता, ठीक है, प्लस में 1/R2। अब बना के यहाँ पे 1/R ये भी होता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 67 नंबर, यानी कि रहेगा वो आपका 67 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आगे उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये रहा आपका 67 नंबर प्रश्न। विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा, किसका एसआई मात्रक, विभवांतर का। तो याद रखिएगा विभव का विभवांतर का एसआई मात्रक दोनों सेम होता है, एक जैसा होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका जूल, दूसरा आपका वाट, तीसरा आपका एम्पियर, चौथा आपका वोल्ट। आंसर क्या होगा आपका वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक या विभव का एसआई मात्रक दोनों का होता है आपका वोल्ट होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 68, यानी कि 68 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए ये रहा आपका 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, तो 68 नंबर प्रश्न में कहता है आपका विभव मात्रक है। विभव का मात्रक पता नहीं, पहला ऑप्शन आपका एम्पियर, दूसरा आपका है वोल्ट, तीसरा आपका ओम और चौथा आपका वाट। अभी जस्ट बता दिए अभी हम, विभवांतर हो या हो आपका विभव, आंसर क्या होगा आपका वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 100 वोल्ट है आपका और 220 विभवांतर है ना, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा वाट, सॉरी 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो प्रतिरोध होने वाला है, चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 900 ओम है, 484 ओम है, 220 ओम है और 100 ओम है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 484 ओम, यानी कि 484 ओम, ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 70 नंबर प्रश्न, यानी कि 17 नंबर प्रश्न में कहता है आपका टंगस्टन जो कि बल्ब के अंदर होता है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। निम्नलिखित थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो किस ताप पर पहुंचने पर टंगस्टन का तार जो है वो गल जाता है, यानी कि पिघल जाता है। पहला ऑप्शन आपका 2500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन आपका 3000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा आपका 3500 डिग्री सेल्सियस और चौथा विकल्प में 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 71 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होगा, चार विकल्प, हर एक क्वेश्चन के लिए चार विकल्प दिए गए चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला आपका है एम्पियर, दूसरा आपका है वोल्ट, तीसरा आपका ओम और चौथा आपका वाट। तो सही आंसर क्या होगा आपका वाट। वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ओम आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो सब याद रखिएगा किसका एसआई मात्रक कौन होता है या किसका मात्रक कौन होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 72। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट बताया आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, चार विकल्प यहाँ भी दिए गए। जूल है जो कि कार्य का एसआई मात्रक होता है, आपका एम्पियर है जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तीसरा विकल्प में वाट है जो कि आपका जस्ट अभी पढ़े हैं, चौथा आपका ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है, जिसको हम लोग ओमेगा से सूचित भी करते हैं, ठीक है इतना।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिए यहाँ पे क्लियर, 73 नंबर कहा गया आपका यहाँ पे 12 भी विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है कितना कार्य बताना है, कार्य वर्क हो रहा है, ठीक है। विभवांतर यहाँ पे दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 24 जूल। कितना? 24 जूल इसका आंसर होगा। गुना कर दीजिएगा, फॉर्मेट याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा आपका 24 नंबर। बोला गया सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, यानी कि सेल जो हम लोग लेते हैं, बैटरी का जो निचला सिरा, निचला जो मात्रक होता है वो सेल कहलाता है, ठीक है। सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो सेल का मात्रक क्या होता है, बैटरी का मात्रक क्या होता है, वो ओम होता है या वोल्ट होता है या एम्पियर या कूलाम। तो सही उत्तर क्या होगा आपका वोल्ट। उसमें भी होता है कि जो आपका सेल है वो कितने वोल्ट का है, सेल कितने वोल्ट का, तो उसका ही मात्रक क्या होगा आपका वोल्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा आपका 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिएगा एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, ठीक है। कितने हैं? 20 भागों में बांटा गया है। इसका अल्पतनांक बताना, इसका अल्पतनांक क्या होगा ये बतानी है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के क्लास को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं, यानी कि आज के क्लास को यहीं पे एंड हो जाएगा। और अगला क्लास जो होगा वो बस 76 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन हम तैयार करके रखे हुए हैं, देखिए आपका 76 आपको दिख जाएगा, देखिए तैयार है ना 76, सब 150 क्वेश्चन तैयार है। कितने तैयार है? 150 क्वेश्चन दिखेगा तो आपका तैयार है। ये आपको हम आपको लास्ट क्वेश्चन ले चलते हैं और आपको दिखलाते हैं, जो कि आपके फिजिक्स का है। सब क्वेश्चन किसका है? सिर्फ और सिर्फ किसका है? फिजिक्स का। बराबर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 150, ठीक है। तो हम लोग आगे, यानी कि पिछले कल का जो क्लास होगा बस इसी फिजिक्स का ही क्लास होगा, जिसमें हम बाकी बचे हुए जो आपका 76 से जो क्वेश्चन होगा वो 76 से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो बस सब स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे जो अब तक नहीं किए होंगे, और जो देरी से आए होंगे क्लास को फिर से एक बार रिपीट जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कल के क्लास में सब स्टूडेंट समय से जरूर आ जाइएगा, क्योंकि बस कल के क्लास में 70 कहाँ से होगा आपका, इसके आगे कल इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, और 76 से आपका क्वेश्चन नंबर 150 तक पहुंचाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा बुक से बनाया गया क्वेश्चन है, पूरा छांट के, पूरा चुन चुन के क्वेश्चन बनाया गया, जो कि आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ लेना हो, क्वेश्चन का सेट लेना हो, पीडीएफ लेना हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।